तो आज हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, जैसे जस्ट लाइक एज ए मेथड। जब हम मेथड क्रिएट करते थे, तो जब कोई भी स्टैटिक या नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करते थे, तो हम मेन मेथड से क्या करते थे, उस मेथड को कॉल करते थे। याद आ रहा है? हाँ हाँ। ठीक है, नोट पैड देते हैं। तो उस मेथड को हम मैनुअली कॉल करते थे कि मतलब जो भी मेथड का नाम होता था उस मेथड से कॉल करते थे। जस्ट लाइक एग्जांपल, जो हम लोगों का क्लास है वो क्लास आई थिंक ये है। ठीक है, इसमें एक आज का वो बना लेते हैं पैकेज। आज पैकेज 10 बना लेते हैं, ए 10। और उस पैकेज के अंदर में हम एक क्लास ले लेते हैं, मेथड डेमो से। पहले मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है दोनों के बीच। मेथड डेमो, अब क्या है, जैसे सपोज एक ये मेन मेथड है, बट हम एक क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे मैनुअली मेथड, उस मेथड को मेन मेथड से कॉल करेंगे। जैसे सपोज मैं एक मेथड ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड M1 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में हमने पैरामीटर पास कर दिया, या जस्ट लाइक आई एम इन M1, ठीक है। अब ये मेथड है, जब तक हम मेन मेथड से इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो इस मेथड के अंदर में जो भी स्टेटमेंट होगा वो रन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या है, अब हम इस मेथड के अंदर में जो भी लॉजिक है, जो भी स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना होगा, तो पहले इस मेथड का जो ये मेथड नेम है उससे हमको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चूंकि ये ठीक है। स्टैटिक मेथड है, तो हमको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट M1 मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे। कॉल हो गया। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक हटा देते हैं तो आपको यह वहां पे एरर आ जाएगा, बोलेगा ये स्टैटिक मेथड है, चेंज टू स्टैटिक। अब यहाँ पे इस मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उस ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करें। इसलिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, स्टैटिक ले लिया था कि ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा मेथड को कॉल करने के लिए। अब हम इसको एक बार रन करते हैं, तो उसके अंदर में आपको आउटपुट में आ गया आई एम इन M1। कैसे ये हम्म। स्टेटमेंट रन हुआ? ये हम्म। स्टेटमेंट तब रन हुआ क्योंकि हम स्टैटिक से जानते हैं कि जब भी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन मेथड चेक करता है कंपाइलर। हम्म। मेन मेथड यहाँ आ गया। जैसे ही मेन मेथड से कंट्रोल यहाँ पे आया M1, इसको बोलते हैं मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। और ये क्या करेगा, M1 मेथड रन किया तो ये पूरे प्रोग्राम में चेक करेगा कि ये मेथड है कहाँ। ये मेथड चेक करेगा, अब कंट्रोल वहां पे चला जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट इस मेथड पे सर्च करके इस मेथड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि M1 मेथड यहीं पे है। और जैसे ही ये मेथड रन हुआ, इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट है वो आपको प्रिंट कर देगा। जैसे ही ये मेथड का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, कंट्रोल अगेन बैक टू द मेन मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये मेथड तो M1 मेथड रन हो गया, इसके बाद दूसरा कोई मेथड नहीं है, और यहाँ के आगे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा और ये चीज आपको कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ये था ठीक है। मेथड का कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, मेथड में मैनुअली ये मेथड को कॉल किए, कॉल इस कराया। मेथड को हमने मैनुअली कॉल किए। बट हाँ। क्या करता है कंस्ट्रक्टर, क्या करता है कंस्ट्रक्टर में, हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कब करेंगे, जब हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तब। हम्म। ठीक है, इसको हटाते हैं।
अब यहाँ पे हमने एक क्या किया, एक फिर से क्लास बनाया जिसका नाम ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर डेमो। कंस्ट्रक्टर डेमो और मेन मेथड में चेक करती है। हम्म अब यहाँ पे देखो क्या होता है कंस्ट्रक्टर में। अब कंस्ट्रक्टर में जो हमने क्या किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है सेम लाइक एज ए क्लास नेम होता है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा क्लास नाम से ही होता है। ठीक हाँ है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब कंस्ट्रक्टर डेमो हमने क्लास बनाया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। हम्म तो कंस्ट्रक्टर आप जब क्रिएट करोगे तो सपोज यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। क्या होगा, पब्लिक ये आपका कंस्ट्रक्टर डेमो, ये आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट, ये कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है। हम्म क्योंकि देखो इसका क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर कहीं भी क्रिएट करोगे बोथ नेम आर सेम। अब क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मेथड है लुक्स लाइक आपको कंस्ट्रक्टर उसी जैसा दिखता है ना, सेम लाइक। अब हम बिल्कुल। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को जब हम कॉल करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब ये हम्म क्लास क्या है, इस क्लास का मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर डेमो। इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस सीटी मान लेते हैं, इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो। अब देखो यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग स्टेटमेंट। इसको पूरे को बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग स्टेटमेंट। बट ये वाला पार्ट आप देखते हो ना, ये क्या है, इससे कंस्ट्रक्टर से मिलता जुलता है, कंस्ट्रक्टर डेमो। और ये आपका कंस्ट्रक्टर डेमो मिलता हाँ जुलता है ना। तो इसी इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर का कॉल ऑटोमेटिक होता है। हमने तो ऑब्जेक्ट ओके। क्रिएट किए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, लेकिन ये वाला पार्ट आपको कंस्ट्रक्टर दिखता है कि नहीं, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक कॉल करता है, इसको ऑटोमेटिक कॉल करेगा। हमको अलग से इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी हम्म किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इन्वोक कर देगा उस कंस्ट्रक्टर को। और इसके अंदर में जो भी आपका स्टेटमेंट जैसे मेथड के अंदर में दिया था शॉर्ट स्टेटमेंट, अगर आप इस ब्लॉक के अंदर में जो कुछ भी आप लिखोगे वो आपका रन हो जाएगा। देखते ओके। हैं, अगर इसके अंदर में हमने क्या किया, हमने लिख दिया आई एम इन कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं, क्योंकि ये कॉल हो गया ऑटोमेटिकली, हमको इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा दूसरा। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट है और ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग स्टेटमेंट है, तो दोनों एक साथ मर्ज होते हैं, एक साथ लिखते हैं। अगर इसको रन करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देखो आगे आई एम इन कंस्ट्रक्टर, हम्म क्योंकि हम स्पेशल, हम तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग स्टेटमेंट है। अगर इसको कोई आपसे अगर बोले कि ये कोड क्या बताता है, ये तो ऑब्जेक्ट जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रिंग में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट स्टेटमेंट किए थे, एरे हाँ में भी किए हाँ। थे, तो ये जस्ट लाइक वही है। बट उसी के अंदर में आपका कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो रहा है, क्रिएटिंग हम्म स्टेटमेंट। तो मेथड और ये कंस्ट्रक्टर में आप देख लिए, सिंपल सा डेफिनेशन, दोनों में अंतर क्या है। क्यों, क्योंकि अब ये मेथड चलते हैं, चलो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप देखना। इसमें क्या हुआ है कि मेथड में हम मैन्युअली कॉल किए तब जाके ये इन्वोक हुआ। बट हम्म कंस्ट्रक्टर में क्या है, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ऑटोमेटिकली क्या किया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया। और ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही इन्वोक हुआ, कंट्रोल इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में आ गया, यहाँ पे कंट्रोल आ गया और यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट था आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखा दिया। हम्म तो अब यहाँ पे आता है कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच का। तो पहले हम पॉइंट लेके चलेंगे, कंस्ट्रक्टर होता है,
कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर आर सिमिलर टू द मेथड, दोनों का काम सेम है। जैसे आप हम्म, मेथड क्रिएट करोगे उस तरीके से कंस्ट्रक्ट भी हम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्टर आर सिमिलर टू मेथड। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास के नेम के साथ मैचिंग कर रहा है, दोनों का नाम सेम होगा तभी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, रन करेगा, नहीं तो एरे बता देगा। अब हम्म, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो, जैसे ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर क्लास नेम ये हुआ, इसको फिलहाल के लिए हटा रहने दीजिए। अभी क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, इसमें डेमो का वो हटा देते हैं, तो कोई एरर आ गया। और एरर आपको क्या बताएगा कि रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज रिटन। इसका हम्म, मतलब है कि आपका जो भी क्लास नेम था ना, आप यहाँ पर फिक्स करना है चेंज टू कंस्ट्रक्टर या सेट मेथड रिटर्न टाइप। अब ये दो चीज करने के लिए अगर हम क्लास नेम के साथ यहाँ पे कर देंगे 0 तो एरर हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर बता देगा, लेगा ही नहीं। तो हम्म, एक पॉइंट यहाँ से आ गया कि कंस्ट्रक्टर जो है वो सेम नेम एज क्लास नेम। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न नहीं होता है। जैसे मेथड में हम रिटर्न करते थे, मेथड कोडिंग स्टेटमेंट में, याद है मेथड जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। हम्म, कंस्ट्रक्टर विल नॉट हैव रिटर्न टाइप, बट मेथड के पास रिटर्न टाइप होता है। पर हम हम्म, डिफरेंस भी देखेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्टर का कुछ पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में कॉल कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो एक पॉइंट यहां भी बन सकता है कि कंस्ट्रक्टर आर ऑटोमेटिकली कॉल। ठीक है, कब होगा, हम्म, व्हेन क्रिएटिंग आर ऑब्जेक्ट, जब हम क्रिएट किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम में कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑब्जेक्ट और ए क्लास। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है, चार पॉइंट काफी है। अब जैसे मेरे पास एक कोई क्लास है, सपोज क्लास मैंने ए ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर में हम क्या चाहते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। जैसे मान लेते हैं पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम ए ही से होगा, और इसके हम्म, अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे, और ये आपका क्या हो गया, एज ए कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर का ये आपका ब्लॉक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये मेन मेथड है, पूरा अब नहीं लिखेंगे, ये मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब इसके अंदर में हमने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, किसी भी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। अब ये हम्म, क्लास ए है तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे ए। अब मैं मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंट होगा, मान लेते हैं ओबी, कुछ भी होगा, इक्वल टू न्यू ए। और ये आपका ऑब्जेक्ट कॉलिंग स्टेटमेंट है, सपोज हम्म, जैसे आप पहले से करते हैं, कॉलिंग स्टेटमेंट। और इसी ऑब्जेक्ट कॉलिंग स्टेटमेंट में आपका ये मेथड आ जाता है, मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट जिसको आप बोलते हैं। यहीं हम्म, से आपका ऑटोमेटिकली ये जैसे ही ये पूरा रन करेगा, तो उसमें आपका ये क्या होगा, यहाँ पे कंट्रोल आके इसके अंदर में जो भी आप लॉजिक देंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में, वो आपका इन्वोक होके आपको प्रिंट करके कंसोल बॉक्स में दे देगा, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। बट अगर हम डिफरेंस देखेंगे मेथड और कंस्ट्रक्टर में, तो क्या डिफरेंस हो सकता है, तो एक आपको
पूछ सकता है कि अगर कंस्ट्रक्टर सिमिलर है मेथड का तो कुछ तो डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं? डिफरेंट बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, मेथड हम लेके चलते हैं। मेथड का पहला पॉइंट क्या हो सकता है? मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम्म है ना, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के साथ सेम होना चाहिए। ये एक डिफरेंस। हम्म हम्म तो आप मेथड विल हैव ऑन नेम, कोई भी नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लूं तो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? विल हैव सेम नेम एज क्लास नेम। एक अंतर समझ गए आप? हम्म दूसरा अंतर क्या हो सकता है कि मेथड में रिटर्न टाइप होता है। अगर हम मेथड के क्लास में हम देखे होंगे कि जब भी मेथड से हम रिटर्न टाइप लेकर के मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जाते थे और फिर मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट से हमने क्या करता था, कंसोल में आउटपुट प्रिंट करते थे उससे डेटा लेकर के। तो मेथड के पास रिटर्न टाइप होते हैं। विल हैव रिटर्न टाइप। बट कंस्ट्रक्टर में क्या होता था, इसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। विल नॉट हैव रिटर्न टाइप। हम्म सेकेंड डेफिनेशन हो गया। अब ये थर्ड डेफिनेशन क्या होगा? ये मेथड को कॉल मैनुअली करते हैं। अगर हम, आप इससे पहले देखे होंगे कि हम ऑटो मेन मेथड में उस मेथड का नाम देते थे तब जाके हम उस मेथड को कॉल करते थे। तो हम्म एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है कि वी हैव टू कॉल मैनुअली बट इन कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि हमने जब भी मतलब मैनुअली कॉल नहीं होता था। ऐसे लिख सकते हैं, विल हैव टू कॉल ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। ये 3 पॉइंट है दोनों का डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है सर। तो ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम कंस्ट्रक्टर का नीड क्यों पड़ता है? कंस्ट्रक्टर का नीड इसलिए पड़ता है कि हम जो लाइन ऑफ कोड करते हैं उसको इनिशियलाइज करते हैं। मतलब जो 10 लाइन का कोड है वो हम 3 लाइन में कोड में हम डिफरेंस कर सकते हैं उसको, मतलब कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ठीक एक है। यहाँ पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू सिंप्लीफाई इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। मतलब हम जो भी वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अभी मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम आपको दिखाया अभी कोडिंग करके, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। इसके बाद हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेंगे तो किस तरीके से वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, सिंप्लीफाई करता है कंस्ट्रक्टर। एक विदाउट सिंप्लीफाई करके देखेंगे और एक सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर का वर्क क्या होता है। तो यही होता है। अगर पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर कोई भी आप पूछते हैं तो आप बोलेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या था, ये देखो इसके अंदर में कोई पैरामीटर पास है? नहीं पास नहीं। है। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
अगर कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर में तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट। बट अगर इसके बाद हम एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें इसके अंदर में पास करेंगे तो वो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करेंगे तो उसके अंदर में जो भी आप डेटा डालेंगे, जैसे अगर हम स्टेटमेंट एक और दे देते हैं, आई एम इन नोएडा, तो आपको जितना स्टेटमेंट देंगे वो उतना आपको रन करके दे देगा, क्योंकि हम ये डेटा यहाँ से कुछ ले नहीं रही है। अगर यहाँ पे हम कुछ डेटा पास करते हैं, जैसे यहाँ पे 12 पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम वो चीज देना पड़ेगा कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंट ए, तो ये 12th वैल्यू उसके टॉप आ जाएगा, तो वो था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो एक यहाँ पे डिफॉल्ट तो हो गया। अब चलते हैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कि किस तरीके से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम करता है और वेरिएबल को असाइन करता है। ठीक है, तो एक और हमने क्या किया, एक क्लास ले लिया जिसका नाम है पैरामीटराइज डेमो। और इसको मेन मेथड पे चेक कर दिया, ठीक है, और ये आपका आ गया पैरामीटराइज डेमो। तो पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, अगर क्लास लेवल वेरिएबल होता है वो इंस्टेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को। स्ट्रिंग मान लेते हैं फर्स्ट नेम, ये आपका फर्स्ट नेम हो गया। ठीक है, एक और वेरिएबल लेते हैं आपका लास्ट नेम, नाम। उसके बाद हम एक एज ले लेते हैं। एज किस में आएगा, कौन सी स्ट्रिंग में, आई थिंक इंट में आएगा, इंट एज। ये तीन वेरिएबल ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया इसका, पब्लिक। अरे ये इंपोर्ट कहाँ से आ गया, इंपोर्ट? नहीं नहीं, वो इंपोर्ट अभी पब्लिक की किए ना, वो आ गया, जो कि इस मेन मेथड में नहीं आना चाहिए। ओके। हम अभी इसको मेन मेथड में नहीं, इसको हटा करके हम एक अलग से क्लास लेवल का क्रिएट करेंगे, क्लास लेवल का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और अभी हमने क्या किया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया। पहले यहाँ पे मान लेते हैं पब्लिक कंस्ट्रक्टर, बाद में पहले एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक वॉइड एम्पर। और इसके अंदर में एक असॉर्ट स्टेटमेंट दे देते हैं, वो पास करेंगे, नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन इज, और यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रिंट कर देंगे प्लस कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन ना? कंकैटिनेशन। यहाँ पे फर्स्ट नेम पास कर देंगे, फर्स्ट नेम। ठीक है, और एक और मेथड यहाँ पे ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड
मान लेते हैं पर्सन डिटेल चेक कराते हैं। और इसके अंदर में हम मान लेते हैं SYSO नेम ऑफ द पर्सन इज, तो यहाँ पे कंकैटिनेशन कर देंगे फर्स्ट नेम, नेम, ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम करेंगे या लास्ट नेम? नहीं तो ये फर्स्ट नेम कर देंगे। इसमें फर्स्ट नेम पर्सन डिटेल है ना, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज तीनों इसमें करेंगे। ओके। तो हो गया। इसमें सिर्फ नाम है तो हमने फर्स्ट नेम को नाम इंडिकेट कर दिया। इसमें डिटेल है तो फर्स्ट नेम डिटेल, सेकंड लास्ट नेम और एज। यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन, मान लेते हैं फर्स्ट नेम, उसमें मान लेते हैं लास्ट नेम ऑफ द पर्सन, और इसको मैंने क्या कर दिया, लास्ट नेम डाल दिया। फिर इसमें एक और एज ले लेंगे, ऑफ द पर्सन एज, और इसमें आपको एज फिट करो। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेन मेथड यहाँ से भी कॉल कर सकते हो। ये आपने क्या किया, दो अलग अलग मेथड है, लेकिन दोनों कौन सा मेथड है आपका, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो सबसे हाँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज्ड डेमो का क्लास ऑब्जेक्ट मेन मेथड में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये इसका वेरिएबल ले लेते हैं pm इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं एज यू विश, न्यू न्यू, और और ये पैरामीटराइज्ड डेमो सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। अब हम्म। इस पीएम ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हमने क्या करेंगे, उस दोनों मेथड को कॉल कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, नेम। देखो नेम आ गया हाँ। फर्स्ट। ठीक है। दूसरा मेथड है आपका पर्सन डिटेल, पर्सन डिटेल आ गया। हम्म। ठीक है। अब उसको एक बार रन, एरर कहाँ आ रहा है, ओके। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। देखो नल आया यहाँ पे, क्योंकि हमने कोई वैल्यू दिया ही नहीं था, है ना। हाँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे वैल्यू देते, सपोज यहाँ पे फर्स्ट नेम पे हमने ले लिया आपका विवेक, और लास्ट नेम में हम ले लिया आपका शर्मा। ठीक है। और एज आपने ले लिया, मान लेते 30। ठीक है। ठीक अब है। इसको रन, देखो आ गया, नेम ऑफ द पर्सन इज विवेक, फर्स्ट नेम ऑफ हाँ। द पर्सन इज विवेक। अगर इसको अच्छे से करना है ना, तो आप क्या करोगे, एक एसॉर्ट स्टेटमेंट में ले लो, अ, और इसके अंदर में ना अब ऐसे एक लकीर खींच दो ऐसे करके, तो ये एक आएगा और ये दूसरा आएगा। ठीक है। अब देखना आउटपुट में कुछ चेंजिंग सा आएगा। देखो एक आ गया पर्सन डिटेल इस विवेक, उसको जितना अच्छा से कर सकते हैं ना आउटपुट, जस्ट लाइक यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आप नेम था मेथड, तो एक और ऐसा स्टेटमेंट लिख करके हम दे देंगे नेम डिटेल, और दूसरा एक ऊपर में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देंगे पर्सन डिटेल, तो एक आएगा आपको अलग अलग से मेथड नाम करके इसको मेथड को कॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे पर्सन डिटेल में क्या था, फर्स्ट नेम मैंने विवेक लिया, लास्ट नेम आपने शर्मा लिया, एज 30 वो आपको प्रिंट करके दे दिया। ये तो हमने मेथड से डायरेक्ट क्या किया, हमने कॉल कर दिया, और हमने क्लास लेवल के वेरिएबल को डायरेक्ट यहाँ पे इसमें प्रिंट करवा दिया। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम इसको नल ही रखना है इसको।
इसको नल ही हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास करेंगे और कंस्ट्रक्टर से डेटा फैच करेंगे। ओके। मेथड से नहीं पास करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर से डेटा पास करेंगे। तो क्या होगा, अब हमने क्या किया, इसी सेम क्लास में हमने मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, सेम क्लास में मेथड क्रिएट कर लिए और इसको हमने मेथड को कॉल कर दी सेम क्लास में। लेकिन हमको ऐसे भी नहीं करना है, इसको हटा देना, मेन मेथड को यहाँ से हटा देना। हम एक और मेथड बनाएंगे, उससे हमको उससे हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्लास के नाम से कॉल करेंगे। एक हमने क्या किया, एक अलग से एक और क्लास मैंने ले लिया और क्लास का नाम सिर्फ डेमो दे देते हैं और यहाँ पे मेन मेथड लेंगे। ठीक है, और इस मेन मेथड से कंस्ट्रक्ट, ये पैरामीटराइज है, इसको सेव करके इसको हमने थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब क्या है कि अब इसमें हमने क्या करेंगे, ये जो क्लास मैंने इससे पहले पैरामीटराइज डेमो क्रिएट किया, यहाँ पे हमने क्रिएट करेंगे पैरामीटराइज डेमो का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। पैरामीटराइज डेमो क्या था, पीएम इक्वल टू न्यू पैरामीटराइज डेमो। अब क्या कि यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ है ना, ये था ना ये पैरामीटराइज, ये कंस्ट्रक्टर, इतना कंस्ट्रक्टर हुआ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, हाँ, बट हाँ। इतना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग स्टेटमेंट। बट हमने क्या किया, अभी इसमें आपने देखो कहीं पे आपको दिख रहा है कंस्ट्रक्टर, नहीं ना। अभी मैंने नहीं। कंस्ट्रक्टर इसमें क्रिएट ही नहीं किया, सिर्फ दो मेथड क्रिएट किए, एक आपका नेम और एक आपका पर्सन डिटेल। मैंने कभी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कॉलिंग हो रहा है, तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट कहीं तो जाएगा। तो ये जावा इंटरनली मेंटेन किया है ये कंस्ट्रक्टर। जब भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर का कॉल ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर आपको प्रोग्राम में है ही नहीं, कोड में है ही नहीं, तो ही उसको बोलता है हिडन कंस्ट्रक्टर। जो जावा क्या करता है, उस हिडन कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है बैकएंड से। हम्म। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे हमने मेन मेथड लिया था, उसमें मेन मेथड में क्या किया, दो मेथड को कॉल किए थे, एक पर्सन डिटेल को, एक नेम को, तो ये दोनों हम्म। इन्वोक हुआ। उसी हाँ। तरीके से अगर हम कंस्ट्रक्टर में हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट डालते हैं तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होना चाहिए ना कहीं भी। तो बट मेरे प्रोग्राम में कहीं तो कंस्ट्रक्टर दिख नहीं रहा, अभी तो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी नहीं किया इसमें। तो कहने का मतलब है, उसको बोलता है हिडन कंस्ट्रक्टर, और हिडन कंस्ट्रक्टर जावा ऑटोमेटिकली मैनेज करता है बैकएंड से। ठीक है सर। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर को, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड के बाद से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, किस नाम से, पैरामीटराइज डेमो के नाम से। पब्लिक पैरामीटराइज डेमो, और इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर लिया, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में अब यहाँ पे क्या था, कुछ वैल्यू पास करेंगे, है ना। ये वैल्यू क्या हो सकता है आपका, क्या था पहले, फर्स्ट नेम, यहाँ पे तो इनिशियलाइज नहीं किया है ना। हम्म। यहाँ पे पहले विवेक शर्मा डालते तो डायरेक्ट यहाँ पे ले लेता था, अब तो यहाँ पे विवेक शर्मा डालेंगे नहीं, तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट ठीक नेम है। में हम यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, सपोज अमीर ले लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर कर लिए डेमो अमीर, उसके बाद क्या लेते हैं, सपोज
और कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। उसके बाद एज है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज है ना, तो एज, एज हाँ। को हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। तो ये देखो आपको एरर दिख रहा है। एरर क्या दिख रहा है कि ये इनिशियलाइज कहीं हुआ ही नहीं। अगर मैं हम्म यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में यहाँ पे अगर हम ये कर दूं कि इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दूं स्ट्रिंग, और इसका नाम मैं मान लेता हूँ, ये जो अमीर है इसका नाम FN ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। और एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ जिसका नाम मैं तो लास्ट नेम ले लेता हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया, इंट ए ले लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सेव करेंगे तो ये क्या बता रहा है, लेफ्ट एरर क्यों बता रहा है ये? मैंने तो डेमो क्लास क्रिएट कर दिया, टी पैरामीटराइज्ड डेमो। ऐड आर्गुमेंट टू मैच, अच्छा यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे ये डाला, जो भी मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे डाला था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, उसका ये हम्म क्या किया, पैरामीटराइज वैल्यू ले लिया। अब देखो पहले हम यहाँ जो मेथड है, ये जो कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन करेंगे और वो वैल्यू से इसमें स्टोर करेंगे हम्म FN LN और A में, और ये वैल्यू सिर्फ फिर इसको जाएगा और ये वैल्यू आपको इस समय असाइन होगा, ओके। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे एड आर्गुमेंट टू मैच पैरामीटराइज्ड डेमो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट लिया, तो वो बोल रहा है कि ये एरर हटाने के लिए ये जो आपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लिया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो आपने पैरामीटर लिया है, वो यहाँ पे हाँ। एरर आ गई कि इसमें आपको पास करो। तो अगर हम इस पे फिक्स कर देंगे तो ये चीज देखो, एरर रिजॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम था, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज अब यहाँ पे अमीर ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर में वैल्यू हो, डेटा होगा, इसमें हमने खान ले लिया। और ये इंट वैल्यू है एज, तो हमने यहाँ पे 30 ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इनिशियलाइज हो गया कहाँ पे, ये वैल्यू FN में स्टोर हो गया, और खान LN में स्टोर हो गया, और हम्म 30 A में स्टोर हो गया। अब जब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर में ये पास करें कि फर्स्ट नेम जो है आपका, जो फर्स्ट नेम मैंने क्लास लेवल पर वेरिएबल क्रिएट किए, वो किसके बराबर होना चाहिए, FN जो अभी स्टोर हुआ है। समझ में आ रहा है सर? हम्म और लास्ट नेम जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे वेरिएबल, सिर्फ एलन। यहाँ पर डिक्लेयर किए थे। अब ये डिक्लेयर, ये जो हमने खान लिया वो किस में स्टोर हो गया, ये तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटर के अंदर का वैल्यू में ही स्टोर होगा। अब हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि जो FN का वैल्यू होगा, इस FN में क्या स्टोर है, आमिर। किसको इनिशियलाइज कर दिया, फर्स्ट नेम को, और फर्स्ट नेम ये रहा, इसमें स्टोर हो गया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या आएगा, आमिर आएगा, खान आएगा लास्ट नेम में, और एज में 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम में क्या स्टोर कर देंगे, LN जो अपने वेरिएबल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो एज लिए, और पैरामीटराइज वैल्यू क्या है, ए है, इसमें मैंने स्टोर कर दिया। अब जब हम रन करके देखते हैं, किसको रन करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे, क्योंकि मेन मेथड ये रहा आपका, और इस पे आपको ये रन नहीं कर सकते हैं। देखो इस पर अगर राइट क्लिक रन एज करेंगे तो देखो जावा एप्लीकेशन नहीं आ रहा है,
हाँ मेन जहां मेथड भी नहीं है आपको ना। मेन मेथड रहेगा वहीं से आपका रन होगा, तो यहाँ से रन कर, रन एज जावा एप्लीकेशन। जावा एक बार और करो। रन एज जावा एप्लीकेशन। कोई दिक्कत है? असाइन तो वैल्यू कर दिए, अब ये कंसोल में क्या आ रहा है? कंसोल में तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे पैरामीटराइज सारा वैल्यू पुट कीजिए, फिर इसको स्ट्रिंग एफएन भी पुट कर दिए, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किए, आ क्यों नहीं रहा है? ओके, यहाँ पे तक तो है यार, यहाँ पे सेल्फ स्टेटमेंट तो है। अच्छा, मेथड को हमने, वो मेथड को कॉल करेंगे तभी तो मेथड रन होगा। समझ में आ रहा है सर क्यों नहीं हो? हम्म। क्योंकि ये नेम एसॉर्ट स्टेटमेंट तो मेन मेथड में है ना, हाँ। ये हमको प्रिंट कराना है, तो उस मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा मेन मेथड से, हम्म। वो कर ही नहीं रहे हैं। तो अब पीएम को पीएम डॉट नेम मेथड को कॉल करेंगे, एंड पीएम डॉट पर्सन डिटेल रन होगा और आउटपुट में आएगा आपको। देखो आ गया, नेम ऑफ द हम्म। पर्सन इज अमीर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम खान, और एज ऑफ द पर्सन इज। 30। अगर ये कंस्ट्रक्टर यूज करके, ये जो 3 लाइन ऑफ कोड था, अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है आपको पता है? पहले हम्म। आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा उस क्लास का, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे। सपोज दैट, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लीजिए, अगर हम ये क्रिएट नहीं करते हैं कंस्ट्रक्टर, ये 1 लाइन का कोड है ना, हम्म। इसी में हमने एक ही लाइन में तीनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और इसको हम्म। इनिशियलाइज कर दिए कंस्ट्रक्टर को। लेकिन सपोज दैट अगर हम सब ये नहीं लेते हैं, अगर हम ये वेरिएबल नहीं लेते हैं, तब क्या हो सकता है? और इसको ये भी हटा दो, ये थोड़ा देर के लिए, तब देखना उस लाइन, उसको करने के लिए 3 ऑफ लाइन कोड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस मेथड को हटा दिए। अब ये हमको प्रिंट कराना है, तो क्या करेंगे? पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए उसका, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे? हम इनिशियलाइज करेंगे, जैसे पीएम डॉट डॉट, क्या था? फर्स्ट नेम था ना, फिर यहाँ पे हाँ। इनिशियलाइज करो फर्स्ट नेम, क्या नाम था? आमिर। हम्म। ठीक है, फिर आप पीएम डॉट लास्ट नेम, फिर आप क्या ले सकते हो? खान। फिर पीएम डॉट एज, क्या ले सकते हैं? 30। हो गया इनिशियलाइज। देखो 1 लाइन का कोड 3 लाइन ऑफ कोड में हुआ, हम्म। और कि नहीं? आपको सेम वैल्यू आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज डेमो, हम तो यहाँ पे हटा ही दिए हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो क्यों बोल रहे हैं? पैरामीटराइज डेमो, हमने पारा कंस्ट्रक्टर को तो हटा ही दिए हैं, तो फिर ये क्यों मांग रहा है? पैरामीटराइज डेमो
इक्वल टू न्यू, ठीक है। क्या आ गया यार, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद मेथड को कॉल कर दिए। इसमें दिक्कत क्या है? नेम और पर्सन डिटेल, अच्छा इसको हटाओ, इसको करते दिए। कंस्ट्रक्टर क्रिएट की, अच्छा रिटेन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। चलो एक बार हम करते हैं। देखो अब क्या हुआ, आप एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ क्रिएट कर दो, क्योंकि इम्पेटिक कंस्ट्रक्टर यहाँ भी है यहाँ भी है, उसके कुछ अंदर डेटा पास मत करना। अब यहाँ पे क्या है, मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में तीन वेरिएबल लिए थे, बट अगर हम बिना कंस्ट्रक्टर का काम करेंगे तो उसी 3 लाइन ऑफ कोड, एक लाइन ऑफ कोड हम 3 लाइन में लिखेंगे, इसे नंबर दिखेगा कि नहीं। अगर हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं तो उसके अंदर में भी आपको ये क्या करेगा, 3 लाइन ऑफ कोड। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होगा, अगर ये मान लेते हैं 10 वेरिएबल हो तो 10 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर में 10 भी वेरिएबल होगा तो हम एक ही लाइन ऑफ कोड में लिख देंगे पूरा। ये कंस्ट्रक्ट सिंप्लीफाई करता है कोड का, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट, और एक चीज, कंस्ट्रक्टर के अंदर में ही आपका दिस कीवर्ड काम करता है। दिस कीवर्ड, दिस, अब देखो कैसे काम करता है। सपोज मैंने क्या किया, ये तो समझ गए कैसे सिंप्लीफाई करता है। अभी ये चीज मैंने क्या किया, 3 लाइन ऑफ कोड को हटा दिया और इसी 3 लाइन ऑफ कोड हमने क्या किया, इस पैरामीटराइज के अंदर में डाल दिया। क्या क्या था, अमीर था, आपका खान था, उसके बाद आपका एज मान लेते हैं 30, और इसके अंदर में हमने क्या किया, पास कर दिया इसी में स्ट्रिंग fn, स्ट्रिंग ln और इंट ए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पहले की तरह। अब इसमें वैल्यू हमने 3 डाला, अब क्या आ रहा है इसमें, सेम मैच पैरामीटर स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट। अब इसके अंदर में आपने पुश कर दो, जैसे पुट ओ कॉलम कॉमा नहीं देते थे इसलिए एरर आ रहा था। स्ट्रिंग, इसके अंदर में पास कर देते हैं खान, और इसके अंदर में पास कर दिया 30, ठीक है। अब ये दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, ये हो गया आपका इंस्टेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंस्टेंट वेरिएबल, जो इस क्लास के नीचे हो और मेथड के ऊपर हो। क्लास लेवल के वेरिएबल को हम इंस्टेंट वेरिएबल कहते हैं, ये तो पता ही हो। तो ये आपका इंस्टेंट वेरिएबल हुआ और ये आपका पैरामीटराइज वेरिएबल हुआ, है तो दोनों वेरिएबल ही। इंस्टेंट और पैरामीटर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड काम करते हैं। अब कैसे काम करता है वो चीज अभी आपने देखो। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट नेम को प्रिंट करवा दिया, किससे, जो फर्स्ट नेम है उसको प्रिंट इनिशियलाइज कर दिया fn से। लास्ट नेम जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया ln से और एज जो है उसको इनिशियलाइज कर दिया ए से। अभी ये वैल्यू अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट नेम किसको इनिशियलाइज कर रहा है,
क्लास लेवल के वेरिएबल को, इंस्टेंट वेरिएबल को कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम लास्ट नेम पर क्लिक करते हैं तो ये लास्ट नंबर आता है, अगर दिस एज पर क्लिक करते हैं तो ये एज आता है। लेकिन जब दोनों नाम सेम हो, अगर हम इंस्टेंट वेरिएबल और पैरामीटराइज्ड वेरिएबल दोनों नाम अगर सेम हो तो क्या करेंगे। अगर हम यहाँ पे fn के बदले में हम फर्स्ट नेम लेते हैं, FRST फर्स्ट नेम, है, और फिर ln में हम सेम नाम ले लेते हैं लास्ट नेम, और ए में हमने मान लेते हैं एज। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और इसका इंस्टेंट वेरिएबल और फर्स्ट नेम आपका पैरामीटराइज्ड वेरिएबल दोनों सेम है, लास्ट नेम और लास्ट नेम का वेरिएबल सेम है, एज सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, fn के जगह पे फर्स्ट नेम पुट करेंगे। देखो पैरामीटराइज्ड जो फर्स्ट नेम पुट कर दिए। अब लास्ट नेम की जगह पे ln की जगह पे लास्ट नेम पुट करते हैं और ए की जगह पे एज पुट करते हैं। अब देखना, अब दोनों तो सेम है, इंस्टेंट वेरिएबल भी और पैरामीटराइज्ड वेरिएबल भी दोनों का सेम है। तो ये जो हमने फर्स्ट नेम जो आपका ये है, ये वाला फर्स्ट नेम, उसको इनिशियलाइज करना है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखो इस पे आ रहा है, और इस पर क्लिक करते हैं इसमें। लेकिन ये वेरिएबल हमको ग्लोबल इनिशियलाइज करना है, इंस्टेंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। अभी दोनों का नाम वेरिएबल सेम नेम है, तो देखो अगर फर्स्ट नेम, पहले फर्स्ट नेम पर क्लिक करते थे तो ऊपर क्लिक होता था, लेकिन अब हम फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वाले हाईलाइट हो रहा है। लास्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हाईलाइट हो रहा, और एज पर क्लिक करेंगे तो ये नाम हाईलाइट हो रहा है। समझ रहे हैं सर। ठीक है। अब हमको थोड़ा क्या करना है, हम, कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा है यार थोड़ा सा। हाँ ठीक है, लास्ट पे है। और ये क्या करना है, अब हमको इसको इनिशियलाइज नहीं करना है, हम इसको इनिशियलाइज करना है, इसको। तो इसके लिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करेंगे। ओके। अब जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये वाला हाईलाइट हो रहा है। अगर इसको हटा देंगे, अगर दिस डॉट को हटा, अभी लास्ट नेम देखो अभी किसको हाईलाइट हो रहा है, ये पैरामीटराइज्ड वेरिएबल हाईलाइट हो रहा है। मतलब हमने पैरामीटराइज्ड वेरिएबल यहाँ पे लिया, उसी को इनिशियलाइज कर रहा है। ये तो गलत बात है ना, हम ग्लोबल हाँ इनिशियलाइज करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड लगा देंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड लगा देंगे। अब देखो फर्स्ट नेम पर क्लिक करें तो ऊपर क्लिक हो रहा है, लास्ट नेम पर क्लिक करेंगे तो ऊपर क्लिक हो रहा है, और एज पे क्लिक करेंगे तो ऊपर क्लिक हो रहा है। इसका मतलब इसमें वैल्यू स्टोर होगा। अब इसको को रन करता हूँ, ये पर्सन डिटेल हो गया। अगर पीएम डॉट, सॉरी आप ले लिया, 2 मिनट और दे दो सर, हो जाएगा। पीएम डॉट एज यहाँ पे लिए, ओ सॉरी पीएम डॉट नेम, नेम मेथड को कॉल करेंगे। अब देखना सेम आउटपुट आएंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो सेम आउटपुट आया। नेम द, हाँ सेम आया हाँ। तो ये आपका दिस कीवर्ड का काम होता है। पूछ सकता है व्हाट इज पर्पस टू यूज दिस कीवर्ड योर कंस्ट्रक्टर, तो ये मतलब होता है टू डिफरेंशिएट ग्लोबल स्टैंड वेरिएबल टू द पैरामीटराइज, डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर हमको इनिशियलाइज पैरामीटराइज में करना है तो हम दिस कीवर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको क्या बोलते हैं स्टैंड वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, दिस कीवर्ड टू डिफरेंशिएट स्टैंड वेरिएबल with the parameterized variable। आज के लिए सर इतना ही।
आज अभी के लिए, फिर शाम में एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। हाँ, शाम में भी करेंगे यार, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड आपको फर्स्ट टाइम में लग रहा है, बट इसको हम एक बार और एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप जितना इसको अपने अंदर करेंगे ना, तो उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन खुद से करना करेंगे तभी होगा, ठीक है सर। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ये और डीपली पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे थोड़ा मतलब